हेलो डॉक्टर्स। तो आप सभी लोगों की डिमांड पे करंट अफेयर, जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि करंट अफेयर की क्लासेस सर हमको नहीं मिल पा रही हैं, और मैंने आप लोगों से क्लासेस में बहुत प्रॉमिस किया था कि 22 जनवरी के बाद हमारी करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों की डिमांड पे यूपीपीएससी, एमओसीएच, एएमओ, एचएमओ और यूएमए को एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए हमने ये करंट अफेयर के लिए अलग क्लासेस और अलग चैनल पे बिल्कुल आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन की हैं। तो आप इस पे बने रहिए। तो आपके लिए जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस होंगे या आपका जो भी करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो भी क्लास होगी, अब आपको इसी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को दी जाएगी। तो मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और आप सभी लोगों को डेली ही करंट अफेयर की क्लास और प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसी चैनल पे अब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो मैं आपके साथ एनालाइज करने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग बने रहिएगा, ध्यान से बने रहिए। एक एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि इस टॉपिक को हमें कहाँ पढ़ना है, और वो मैं आपकी पेड क्लासेस में जो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ वो मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार होंगे आई गेस, और पहले क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ उत्तर प्रदेश बजट 2021 और 22। देखिए, इसमें पुराना क्यों पूछा गया, क्योंकि ये करंट अफेयर के लिए रिगार्डिंग आया होगा, पिछला पेपर है ये। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लग जाता है कि उत्तर प्रदेश के बजट से हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है। और बजट हमारा फरवरी में पेश होने वाला है, आप सभी को पता है। तो जो थीम इस बार होगी वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लेकिन अब ये 21-22 की तो लिए हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते थे। अगर आपके सामने ये पेपर होता और आपने, हो सकता है करंट अफेयर में ये क्वेश्चन ना पढ़ा हो, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसे नीचे टेक्निक कहते हैं। आप ये बताइए, कोविड-19 एंड इकोनॉमी, ऐसा कोई टॉपिक हो सकता है 2021-22 में? नहीं होगा। गैस करके देख सकते हैं ना आप। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ओनली इंडस्ट्री की बात करेगा क्या पूरा बजट? कभी नहीं करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट, ओनली वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को देख के कि एम्पावरमेंट वाइज सेल्फ रिलायंस ये टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मोदी जी ने सेल्फ रिलायंस के टॉपिक को हमारा 2020 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने उसको फॉलोअप किया। तो उस फॉलोअप में जो भी आपका कंसर्न होता था, ये आप समझिए, इसको कहते हैं आत्मनिर्भरता हिंदी में। तो ये हमारा कंसर्न हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उस समय दिया गया था, और इस तरीके से हम इसका आंसर यहाँ पे टिक कर सकते थे बहुत इजीली, अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है। और ये आपको टेक्निक कैसे समझ में आएगी? जब आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके देखेंगे। इसी टेक्निक से मैं आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन। और ऑब्जेक्टिव अप्रोच यही होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, और बहुत ज़्यादा बल्क होता है जीएस, आप सब नहीं पढ़ सकते। आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनानी पड़ती है, और मेरा ये तरीका है आप लोगों को जीएस पढ़ाने का। मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच के थ्रू पढ़ाऊंगा। सब्जेक्टिव आपके सामने बहुत ज़्यादा नोट्स, और बल्कि ये आपको हैक्टिक नहीं देने वाला हूँ मैं, वो आप अपना मेडिकल में तैयार करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग का जो भी क्वेश्चन पेपर में अगर आप क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी होता है। क्यों होता है? देखिए, उसमें आप सबसे पहले ये देखा करिए, आपको जरूरी नहीं कि सारे आते हों। सबसे पहला बेनिफिट तो हमारा यही है कि हमें ऐसा नहीं कि गोविंदा थर्ड भी पता हो कौन सी डायनेस्टी का है, बसराज भी पता हो, देवपाला भी पता हो, नरसिंह वर्मन भी पता हो। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस की करेंगे आने वाले टाइम में। अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी हमारी एंशियंट हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होंगे तो ये सारी डायनेस्टी को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी डायनेस्टीज जो हैं वो एंशियंट हिस्ट्री की हैं। चोला एम्पायर हो गया, पल्लवा एम्पायर हो गया, राष्ट्रकूटा हो गया, गुर्जर प्रतिहारा हो गया। ये सब मैं आपको डिटेल में एंशियंट हिस्ट्री की पेड क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा ऐप में, जो हमारी क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपके साथ दिखा देता हूँ अभी फिलहाल। देखिए, गोविंदा थर्ड, बसराज, इसमें ये पूछ रहा है नॉट करेक्टली मस्ट। ठीक है। और बसराज और देवपाला और नरसिंह वर्मन, ये चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या, किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है। तो बस राजा को आप देखेंगे तो ये चोला डायनेस्टी का था या नहीं था। गोविंद थर्ड को आप देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार वंश से ये था या नहीं था, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए आपको, तो देवपाला को आप इस तरीके से याद भी कर सकते थे कि देवपाला में पाला आ रहा है तो ये पाला एम्पायर से होगा, तो ये राष्ट्रकूटा एम्पायर से नहीं है। बाकी जब हम डिटेल में इन सारे डायनेस्टीज़ को पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में इन सबको बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा कि कैसे कैसे डायनेस्टी के कौन इंपॉर्टेंट किंग्स रहे थे, और जिसे हमें याद रखना है वो हम याद कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाज री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन नवंबर 2021 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशंस।
नवंबर 2001 में भारत में कार्यकारी बोर्ड के लिए यूनेस्को ने किस वर्ष के लिए चुना गया था। देखिए, यूनेस्को से रिलेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली क्लास मैंने अभी स्टैटिक जीके में ली है। उन सभी लोगों को पता होगा कि मैंने सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंपॉर्टेंट थी उनकी पीडीएफ भी दी है, और वो पीडीएफ लिस्टिंग से ही हर बार क्वेश्चन आता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट मैंने जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती थी वो सारी साइट्स का कंपाइलेशन करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, उसमें विद पिक्चर्स हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि वो लिस्टिंग से ही उनको प्रॉपर लिस्टिंग तैयार करके दे दी गई है। अब ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। इसमें सिंपली नवंबर 2021 का जिक्र किया गया है और यूनेस्को का जिक्र किया गया है। तो जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनसे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा पढ़ते हैं। तो यूनेस्को ने पहली बार इंडिया को इलेक्ट किया था अपने मेंबरशिप बोर्ड में, तो वो कौन सा टाइम के लिए इलेक्ट किया है ये हमें इसमें जवाब देना है। तो 2021 से 2025 तक के लिए उस टाइम यूनेस्को ने इलेक्ट किया था, मतलब ये टाइम पीरियड फिलहाल अभी ख़त्म हो चुका है। तो यूनेस्को क्या करता है, जैसे जो बहुत ज़्यादा धरोहर वाली देश हैं जैसे भारत हो गया, और भी वर्ल्ड में उसकी बहुत साइट्स हैं, 800 प्लस होंगी, और इंडिया में ही मैंने आपको जो लिस्ट दी है 44 साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो सारी लिस्ट मैंने आपको दे दी। और क्लास में मैंने समझाया था कि 6 जो ऐड हुए हैं रिसेंटली वो आपको याद रखने हैं। तो मैंने वो 6 जो रिसेंटली ऐड हुए हैं वो मैंने आपको क्लास नोट्स में प्रोवाइड करा दिए। उन 6 को आप ज़रूर याद रखिएगा, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है 2020 से जो पहले ऐड हुई हैं वो सब आपको पीडीएफ में प्रोवाइडेड है, तो वो आप बार बार नज़र मारते रहिए। मैं तो कहूँगा आप प्रिंट आउट कर लिए अपने टेबल पर रखिए, बार बार देखते रहिए, तो स्टैटिक जीके आपको ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है कि आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग इसमें सेलेक्ट करना है। ये आइलैंड दे रखे हैं और कंट्री दे रखे हैं। अब ये बताइए सारे आइलैंड सारे कंट्रीज़ आपको याद करना है, क्या ऐसे हो सकता है कभी? इस तरीके से तो हम कभी याद नहीं कर सकते। तो हमें इसमें क्या क्या टेक्निक अपनानी पड़ती है, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे कॉर्सिका है, ये फ्रांस में है, ये हमें पता होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि सी का 2 कहाँ दे रखा है। सी का 2 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो इन दोनों को होल्ड कर लेंगे। अब आगे ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए देखते हैं हम कि हमें कौन सा पता है। अब आप देखेंगे इसमें तो बेलारिक आइलैंड आपका स्पेन में है, ये बहुत लोगों को पता होता है। जब हम आपकी स्टैटिक जीके की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस लेंगे तो इसमें आपको क्लियरली पता होगा कि बेलारिक आइलैंड आपका स्पेन में है। तो डी का फर्स्ट हमें होल्ड करना है। देखिए दोनों में इसने फर्स्ट दे रखा है। ये कितना ऑप्शन रखने वाला एग्जामिनर बहुत समझदार होता है कि ये दोनों सबको पता होते हैं, तो उसने दोनों ही रख रखे हैं ऑप्शन में। अब 2 बचे हमारे, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये 2 बचे, इन दोनों में से हमें एक को पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये सर्डिनिया जो है ये इटली का है, तो आप बी का 4 देखेंगे, बी का 4 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये अप्रोच हमें हमेशा रखनी है क्वेश्चन में सॉल्व करने की, और आप इसी अप्रोच के साथ मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे, जीएस के भी। और जीएस इज द ओनली सेक्शन आपको जो सेग्रीगेट करेगा। देखिए कंपटीशन में आयुर्वेदा यूनानी वाले जो आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही पोर्शन बचता है जो सेग्रीगेट कर सकता है, वो जीएस है। ये आप सभी लोग बेहतर जानते हैं कि जो सेग्रीगेट वाला पोर्शन है वो आपका जीएस है। बहुत अच्छे से आपको 50 क्वेश्चन के लिए सेग्रीगेट कर सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। अब ये देखिए इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आता है ये आपको पढ़ के ही पता लग रहा है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसका आइडिया आप इस पेपर से लगा लीजिए। करंट अफेयर प्लेज अ बिग मेजर रोल इन योर एग्जामिनेशंस। 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के ही मिलेंगे। और आने वाला सेक्शन जो मैं क्लासेस में डिस्कस करने वाला हूँ पॉलिटी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हम नहीं डील करेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये रिलेवेंट नहीं है आज के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका है, इसमें कुछ बुक्स दे रखी हैं और उनके ऑथर दे रखे हैं। अब ये जो बुक्स हैं ये सब आपको नाम पढ़ के पता लग रहा होगा कि मुगल पीरियड, दिल्ली सल्तनत, इस समय की हैं। तो ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो मेडिवल हिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हमारी पेड क्लासेस में आपको ये लिस्टिंग दी जाएगी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स की। तो वहाँ से आप बहुत इजीली इसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। बताइए कौन सा, आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है जीएस आती हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन सी ऐसी बुक है जिसका राइटर आप लोग सभी लोगों के लिए पता है। तो मैं आपको बताऊं, तारीकुल हिंद का नाम आप सभी ने सुना होगा। तारीकुल हिंद मैं आपको बताऊं, ये हिंद यानी हिंदुस्तान की तारीख के ऊपर एक किताब लिखी गई है, जो आपकी सबसे आपके फेमस राइटर हैं अलबरूनी साहब, इन्होंने ये बुक लिखी थी। तो आप सी का फर्स्ट होल्ड करेंगे। देखिए एग्जामिनर कितना इंटेलिजेंट होता है ऑप्शन बनाने वाला। सी का फर्स्ट आपका 3 ऑप्शन में दे रखा है,
तो इतना आसान भी नहीं है कि आप सोचें कि मैं एक किताब याद रखूंगा और सारे क्वेश्चन मैं कर लूंगा। सी का फर्स्ट आपको 3 ऑप्शन में दे रखा है कि उसको पता है कि अलबरूनी को तो सब पढ़ के आते हैं, अलबरूनी की बुक सब पढ़ के आते हैं, तो उनकी बुक 100% बच्चों को पता होगी, तो इसलिए 3 ऑप्शन में दे रखा है। अब आपको अगली किताब पता होनी चाहिए, ठीक है, तुगलकनामा। अब तुगलकनामा किसने लिखी है, वो भी इंपॉर्टेंट किताब है, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। ये भी आपके मिडिवल हिस्ट्री के एक पोइट थे, बहुत फेमस पोइट थे। तो तुगलकनामा आपका अमीर खुसरो यानी डी का 2 होना चाहिए। तो डी का 2 आते ही हमारा आंसर आ गया, फिर हमें ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, डी का 2 हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो जो 2 होल्डिंग ऑप्शन और थे रिमेनिंग, वो हमारे कट हो गए। तो ये 2 भी अगर हमें पता होते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊँ, तुगलकनामा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुगलक डायनेस्टी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपके साथ डिस्कस भी करूँगा मैं इंपॉर्टेंट बुक्स, और किस तरीके से सेलेब डायनेस्टी से लेके लास्ट में खिलजी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत में सारे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं उनका सीक्वेंस क्या था, उनकी क्रोनोलॉजी क्या थी। देखिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री भी जो बच्चों को पढ़ाई है वो क्रोनोलॉजी से पढ़ाई है। अब जब मैं क्यूजिस कराता हूँ टेलीग्राम पे, तो उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मैं उसमें बच्चे रिलेट कर पाते हैं, सर क्विट इंडिया मूवमेंट इस टाइम हुआ था, तो इसके बाद ये हुआ था। तो ये क्रोनोलॉजी जब बच्चों को पता होती है ना, तो उनको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। वरना जीएस में आप इतना है कंटेंट, आप याद नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको बल्क में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आपको यही नहीं समझ में आएगा कौन सा पहले हुआ था, महात्मा गांधी की एंट्री कहाँ से हो गई। ये कन्फ्यूजन वाला जो क्राइटेरिया है ना, इसको ख़त्म करने के लिए एक ही काम होता है, क्लासेस में कॉन्सेप्ट बनाना। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल पेपर ही है, जीएस कोई रटने वाली विद्या नहीं है। आप ये मानिए, जब इस परीक्षा इस मतलब सब्जेक्ट को लेके आईएएस बना रहा है कोई, तो ये रटने वाला बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सब समझने वाली चीज़ें होती हैं। इनको समझ के जो डील करता है वही आगे बढ़ पाता है। देखिए आपको एक ऑफिसर बना रहे हैं ये लोग, तभी तो जीएस पूछ रहे हैं, वरना आपकी मेडिकल फील्ड में क्या काम है। मेडिकल ऑफिसर बना रहे हैं आपको, इसलिए जीएस पूछ रहे हैं। अगर आपका प्योर मेडिकल बैकग्राउंड का ये एग्जाम होता तो कभी जीएस नहीं आती। आपको जीएस आने का रीज़न ही यही है कि आपको ऑफिसर बनाना है इनको, और जहाँ ऑफिसर लाइक क्वालिटी चाहिए उनको जीएस चाहिए। लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, आप यूपीएससी, दोनों में ही ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इज नरोरा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश्ड। अब देखिए मैंने स्टैटिक जीके का एक क्लास लिया है बच्चों के साथ, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जितने भी हैं उनकी मैंने बच्चों को लिस्टिंग दी है। आप अपने डॉक्टर से आपस में कंसल्ट कर सकते हैं, उनको वो पीडीएफ लिस्टिंग प्रोवाइड की गई है, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट हैं हमारे इंडिया में उनकी लिस्टिंग उन्हें प्रोवाइडेड है, और मैंने उनको याद करने की ट्रिक भी दी है उसमें। वो वहाँ से इजीली याद कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रोनोलॉजी से बता रखा है कि रावत भाटा है, तो इसमें आप कौन से वर्ड से कौन से लेटर से याद कर सकते हैं कि राजस्थान में है। उसी तरीके से नरोरा यूपी में है, ये आप कैसे याद कर सकते हैं उसकी ट्रिक मैंने बताई है। और जो ऑपरेशनल है और जो नॉन ऑपरेशनल है उनको विद मैप मैंने स्टैटिक जीके का उनको पीडीएफ दी है, ताकि वो मैप में भी देख सकें कि सर ये लोकेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो आपको याद करने में आसान होगा। देखिए अब मैपिंग के साथ आप चीज़ों को रिलेट करके जब पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें याद करना बहुत आसान हो जाएंगी। आपको दिखाई देने लगेगा ना, देखिए यहाँ पे यूपी दिखाई दे रहा है, नरोडा यहाँ पे प्लांट है, और राजस्थान आपको पता है कि बहुत मतलब इस एरिया में हमेशा से एक्टिव रहा है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट हमेशा से रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखने के लिए जो लिस्टिंग मैं देता हूँ आपको पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग होती है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज नरोडा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश। अब इसमें जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो यूपी के हैं। अब कई लोग आप में से यूपी के हैं, कुछ लोग आप में से यूपी के नहीं हैं, बट जो लोग यूपी के हैं उनको मैंने बता रखा है कि नरोरा प्लांट यूपी का है, वो बुलंदशहर के पास पड़ता है, ये मैंने क्लास में बोला था। तो अब वहाँ से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए कितना फ़ायदा होता है। एक आपके प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट ये पूछा था कि नरोरा एनर्जी प्लांट कहाँ पे है, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, तो उसमें यूपी ऑप्शन दे रखा था, राजस्थान और ये सब अदर ऑप्शन थे, बट यहाँ पे यूपी के अंदर का पूछ लिया। तो यानी प्रीवियस ईयर का कितना रोल हो जाता है आपके पेपर में, आप खुद आइडिया लगा लीजिए इस चीज़ का। तो जिसको प्रीवियस ईयर पेपर पता होते हैं उस टीचर को आपका कंटेंट भी पता होता है, उसको आइडिया होता है पेपर पैटर्न कैसा बनने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन लेड ऑन 2021 दिसंबर। ये सभी आप लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा, आप लोग आयुष डिपार्टमेंट के हैं, तो आपके आयुष डिपार्टमेंट में एक इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2021 में। ये आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कौन सा वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, बिकॉज ये आए दिन होते रहते हैं। ये 2021 में कहाँ पे किया गया था, इसका आंसर तो देखिए मुझे पता है, लेकिन आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट डेज दे रखे हैं और इंपॉर्टेंट डेज को ये पूछ रखा है कि ये डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है,
हाँ, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। ये मैं कहता हूँ ये हमेशा ईजी होते हैं करना, बिकॉज आपको एक दो भी पता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें ये पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें थोड़े से आपको देखिए अर्थ डे सबको पता होता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी लोग डॉक्टर्स हैं, आप सभी को पता होगा कि अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं ओजोन लेयर का मैंने आप सभी को याद करा रखा है कि आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, बट इसमें 16 अगस्त दे रखा है। देखिए थोड़ा सा ही ट्विस्ट है, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, 16 अगस्त दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं तो ये सही ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये पूछा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन। देखिए करंट्स में ये ज्योग्राफी का पोर्शन है, ये मैं आपको बता दूं, ये ज्योग्राफी में हम डील करेंगे करंट्स। एक टॉपिक होता है बाकायदा विद मैप आपको समझाया जाता है कि इंडियन ओशन के सारे करंट आपको कैसे याद रहेंगे। अब इसमें से कौन सा इंडियन ओशन का करंट है वो आपको बताना है। तो ये जो करंट है एगल्स इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये आपका इंडियन ओशन का करंट है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। वैसे मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा कि कौन सा करंट किस ओशियन में बहता है, तो उसको आपको इसमें देखिए क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ तो करंट का नेम आ गया। अब जब पिछले पेपर में मैंने एनालाइज कराया था उसमें क्या आया था कि वार्म करंट और कोल्ड करंट क्या होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये नहीं होता है कि क्वेश्चन आया रट लिया, उसके जो टॉपिक्स हैं उसके सब टॉपिक जो बनते हैं ये टीचर को पता होते हैं क्योंकि उसने सब पढ़ रखा होता है, तो उसको पता है कि कौन सा कंटेंट जो है कहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं आपको जैसे मान लीजिए अब करंट बनाने बैठा, मैंने आपको सिर्फ रटा दिया वार्म करंट ये है रट लो, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि आने वाला क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, ये बहुत ही शार्प माइंडेड लोग बनाते हैं। मैं आपको बता दूं इनके एग्जामिनर बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। आप कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर रट लीजिए 22 साल 30 साल के, आपका तब भी पेपर में क्वेश्चन नहीं लेगा जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसकी ये खास बात होती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, तो इस तरीके से आप अपना अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए फोल्क डांसेस की अभी स्टैटिक जीके में मैंने आपको क्लास पढ़ाई है, उसमें पूरी लिस्टिंग दे रखी है। तो जो भी लोग मेरे पेड स्टूडेंट हैं और जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं आयुष अपडेट ऐप पे, उन सबको पता है कि फोल्क सॉन्ग डांस और क्लासिकल डांस को मैंने स्पेसिफिकली पढ़ा रखा है। क्लासिकल डांस की तो देखिए यूट्यूब पे भी डाल रखी है आयुष अपडेट चैनल पे, आप देख सकते हैं। लेकिन फोल्क डांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, बहुत होते हैं। तो उन सबको याद करने की मैंने ट्रिक दे रखी है। और स्पेशली देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में फोल्क डांस में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के सारे याद कर लीजिएगा, वो पूछेगा। और देखिए मुझे भी नहीं पता था कि इस पेपर में उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आ रखा है। अभी मैं क्वेश्चन आपके सामने देख रहा हूँ, यूपी का क्वेश्चन फोल्क सॉन्ग का आ रखा है। अब बताइए, ऐसे ये फ़ायदा होता है टीचिंग का। तो आपको मैंने बताया था देखिए कजरी यूपी का सॉन्ग है, बताया था। और आपको मैंने बताया था सोहर यूपी का सॉन्ग है, फोल्क सॉन्ग है, ठीक है। और 13 ताल मैंने आपको बताया था ये राजस्थान का है, और चैती आपका यूपी का सॉन्ग है। तो आप इजीली इसमें पता कर सकते हैं कि 13 ताल नहीं होगा। क्या डिफिकल्टी है इसमें बताइए आप। अगर आपके पास लिस्टिंग अवेलेबल है और आपने क्लास में सुन रखा है कि याद कैसे करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ वेदांग। देखिए ये जो वेदांग होते हैं हमारे इंडिया से, देखिए हिंदी में भी मैं आपको क्वेश्चन बताता हुआ चल रहा हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी आ रही है तो हमारे जो नोट्स रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहते हैं। अगर आपको लिस्टिंग चाहिए तो आप एक डेमो के लिए लिस्टिंग हम हमारे व्हाट्सअप जो नंबर हमारा वायरल है उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। हम आपको एक लिस्टिंग दे देंगे डेमो के लिए, उसमें पूरा प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। इसमें क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो मैंने देखिए आपकी क्लासेस में ही एक प्रोनाउंस करके बता दिया था कि फोल्क डांस को लोक नृत्य कहते हैं और क्लासिकल डांस को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो उसमें देखिए प्रोनाउंस तो लगभग सेम ही रहता है, उसको हिंदी में लिख दिया 13 ताल, कजरी, सोहर और चैती। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी लेके चलेंगे हम लोग क्लास को। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ वेदांग। देखिए इंडियन कल्चर में फिक्स 6 तरीके के वेदांग होते हैं, और वो 6 तरीके के वेदांग अगर हमें पता है तो हम इसमें आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई हमें डिफ़िकल्टी इसमें नहीं आने वाली है। वो 6 वेदांग किस तरीके से हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में। देखिए शिक्षा जो है वो एक वेदांग होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा नहीं होता है, कल्पा आपका वेदांग है, निरुक्ता आपका वेदांग है, स्मृति आपका नाम से कोई वेदांग नहीं होता है। अब जो 6 वेदांग की लिस्ट है वो आपको क्लास में प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको याद रहे, और ताकि आपको 6 अगर याद रहेंगे तो आप आराम से ऑप्शन एलिमिनेट करके कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताता हूँ, एक मैंने आपका प्रीवियस ईयर का पेपर एनालाइज कराया है जो हमारे आयुष अपडेट चैनल पे पड़ा हुआ है। उसमें आपका जो क्वेश्चन आया था यही सेम क्वेश्चन है, और उसमें आपका फिलॉसफी वाला आया था। फिलॉसफी इंडियन फिलॉसफी है, कुछ वेदांग है, तो उसमें योगा फिलॉसफी आंसर था। वो हमें कैसे पता होंगे, मैं आपको फिलॉसफी का जो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है इंडिया की उनकी लिस्टिंग आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो आपको इजीली पता होंगी।
तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, इन विच ईयर वॉज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज सेटअप। हिंदी में देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष में स्थापित किया गया। देखिए ये प्योर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, एकदम फैक्ट बेस्ड। जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट जो भी स्टैटिक जीके की लिस्टिंग होती है मैं प्रॉपर पर डे के हिसाब से प्रोवाइड कर देता हूँ। ज़्यादा कंटेंट तो आप भी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो मैं उतना ही देता हूँ जितना आप कंज्यूम कर सकें। तो पर डे एक ना एक आपको इंपॉर्टेंट लिस्टिंग या फिर कोई पीडीएफ का चैनल या फिर कुछ कंटेंट जो मैं आपका लिख के खुद ही प्रोवाइड करता हूँ, तो वो बच्चे याद कर लेते हैं, उतना वो लेके चलते रहते हैं। अभी आप जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए आप सभी को पता है कि मैंने स्टैटिक जीके के लगभग 4-5 इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको डिस्कस की हैं, तो वहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। ये मैं आपको कहीं ना कहीं पढ़ा ही दूंगा। तो 1998 में ये सेटअप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विष्णु प्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इसमें पूछा है कि विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेजर कुछ कॉन्फ्लुएंसेज हैं। जो लोग इलाहाबाद से होंगे उन्हें पता होगा, त्रिवेणी एक संगम है। इस तरीके से तमाम संगम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ये आप सभी को पता है कि अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम है उसका नाम विष्णु प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, ये देखिए हिंदी में भी आपको दे रखा है, धौलीगंगा एंड अलकनंदा। और ये सारे जो लिस्टिंग है ये मैं ज्योग्राफी में आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जो भी मेजर्स हैं वो आपको लिस्टिंग दी जाएगी ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो उसके लिए आप क्लासेस में आइए और आप देखिए, ज्योग्राफी जब पढ़ाई जाएगी तो आपको सब सारे के सारे डिटेल में बताए जाएंगे कि इसको ये कहाँ पे है, इसके संगम को क्या कहते हैं, इसके संगम को क्या कहते हैं। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ मैं। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये आप ये आइडिया लगा लीजिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आपको डिस्कस करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। बिकॉज करंट अफेयर मैं आपको बता दूं, ये सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में इसमें कभी पुराना नहीं आएगा। ये इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि अगर आपका एग्ज़ाम 26 में होना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 के 6 मंथ का और 26 में जब तक होगा तब तक का इतना ही करंट अफेयर आपको देखने का मिलेगा और यही मैं आपके साथ डील करूँगा। तो आप 21, 22 और 23 का मत पढ़ने बैठ जाइए। अगर आपको कोई टीचर पढ़ा भी रहा हो तो आप बिल्कुल डिनाई कर दीजिएगा उसको, बिल्कुल उसको आइडिया नहीं है जीएस का। अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो वो ऐसी बस पीडीएफ खोल के आपको रट्टाफिकेशन करा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपको बताऊं, जीएस आपको वही पढ़ा सकता है जिसने जीएस में टाइम दिया और जीएस के स्टूडेंट को जो पढ़ाता है। ठीक है, कोई आयुर्वेदा का और होम्योपैथी का टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, वो उसमें माहिर है, वो उसी सब्जेक्ट को डील कर सकता है। तो इस तरीके का ये हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस हुआ। इसके देखिए मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे वो मैंने आपको 22 से कराए हैं, और जो प्रीवियस इसके 21 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन है वो आयुष अपडेट चैनल पे पहले से ही पड़े हुए हैं। तो जिसको भी पूरा पेपर देखना है वो उस पर चैनल पे विजिट करें और देखे, पूरा एनालिसिस उस पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। अब ये देखिए आपके 36 तक के क्वेश्चंस आपके इसमें कंसल्ट हो गए। अब आने वाली जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। तो जो भी करंट अफेयर की क्लास रहेगी वो इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगी आपकी। तो आप सभी लोग, जो भी लोग करंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते, आप इस एग्ज़ाम को लेके MOCH एग्ज़ाम में आपसे समझिए करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर की सिर्फ इतनी रिलेवेंसी नहीं है कि करंट अफेयर के ही क्वेश्चन आने हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन ही स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, कभी भी अगर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आता है तो वो करंट से रिलेट करके आता है। जैसे RLC का क्वेश्चन आपके यहाँ आया था, मैं आपको बता दूँ क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर के आपके सारे पेपर याद हो गए हैं। तो RLC का क्वेश्चन स्टैटिक जीके में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था बिकॉज उस समय ये करंट में मुद्दा चल रहा था, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल था वो लगातार घट रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर MOCH के एग्जाम में। आप चाहें तो हमारे PDF ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये पेपर पड़ा हुआ है, आप मांग सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन आया था स्टैटिक जीके का वो ऑलरेडी करंट अफेयर में डिस्कस्ड है। तो करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर मेरे साथ तैयार करेंगे तो आपके कम से कम 12 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। स्टैटिक जीके का भी आप तैयार करेंगे और इनडायरेक्टली आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर भी तैयार कर रहे हैं। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की बिल्कुल जिम्मेदारी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रोवाइड की जाएगी। और आप बेफिक्र रहिए, आपको ऐसा ही नहीं सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस, ये मैं आपको लिख के फिर से बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनका फिर से एनालिसिस आपको करा दिया जाएगा। अगर किसी की डिमांड आ रही है तो, कोई लोग नहीं देख पाए हैं तो
प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आप सभी को फ्री में प्रोवाइड करूँगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सी क्लासेस हैं जो मैं यूट्यूब के माध्यम से लूँगा और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी गाइड करूँगा कि आप इस चैनल के माध्यम से उन क्लासेस में जुड़िए, ताकि आपको जो कंटेंट, देखिए पेड क्लासेस तो जितनी हो रही हैं उसमें सब प्योर एकदम बढ़िया कंटेंट आपको दिया जा रहा है, बट जो ऐसी क्लास है जिसमें आपको लगातार पढ़ाना है या फिर ऐसा कंटेंट है जो मैं आपको ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड होप यू विल गेट सेलेक्टेड ऑल। जो भी मेरे साथ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं वो सारे MOCH एग्ज़ाम या मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में ज़रूर सेलेक्ट हों। थैंक यू।